नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज की इस वीडियो में मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। इस वीडियो में मैं मेन जो फंडामेंटल पॉइंट्स और जो टेक्निकल पॉइंट्स जो एक इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। इन्वेस्टर कौन? रिटेलर्स की बात कर रहा हूं भाई मैं, जिनको सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। भाई हम रिटेलर्स के पास क्या है, हमारे पास अपना एक फंड होता है, कुछ भी अपना थोड़ा बहुत पैसा होता है, हम भाई उसको इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सिंपल सी बात है भाई। ना अपने को कोई म्यूचुअल फंड रन करना है, ना किसी का कोई अपने को कोई पीएमएस रन करना है, ना किसी का मतलब कोई ब्रोकरेज फर्म है अपनी कि लोगों के पैसे हम मैनेज कर रहे हैं। हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है भाई कि हमें फंडामेंटली इतनी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि हर टॉपिक कवर होना चाहिए भाई। ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करके दूंगा, जिसके बाद आपको किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं होगी भाई। आप अपना पैसा खुद इन्वेस्ट कर पाओगे। जो पॉइंट मैं बताऊं बस वो पॉइंट देख लेना भाई, वो समझ लेना। जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करो वो चीजें चेक कर लेना जो मैं आज बताऊं। इसमें मैं फंडामेंटल चीजें भी बताऊंगा, मैं टेक्निकल चीजें भी बताऊंगा, दोनों चीजें बताऊंगा कैसे आपको एक एक स्टेप आगे चलना है भाई। सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से जो रजिस्टर मैंने बोला है लगाने को, उसको निकाल लो, एक पेन हाथ में पकड़ लो और भाई नेक्स्ट जब तक ये वीडियो खत्म ना हो बैठ जाओ। वीडियो को पॉज कर करके जो भी लाइन ना समझ में आए दोबारा सुनो, दोबारा देखो और नोट्स बनाओ। 10-12 पॉइंट्स मैं आपको ऐसे लिखवाऊंगा। उसके बाद आपको मतलब आप कहोगे कि वाह यार, मैं तो मतलब एकदम से इतनी नॉलेज आ गई मेरे पास तो कि अब मैं मतलब अपना स्टॉक सिलेक्शन खुद कर सकता हूं। और अब ये वीडियो लाने का मतलब ये है कि भाई मार्केट इतनी अच्छी खासी नीचे फॉल हो चुकी है, स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत अच्छी हो चुकी है, बड़े अच्छे लेवल पे अभी स्टॉक्स मिल रहे हैं भाई। अभी जिसने पैसा लगाया, मैं कहता हूं आने वाले टाइम में वेल्थ वही जनरेट करेगा। इस वजह से इस वीडियो की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है भाई। और आपकी ओर से बहुत डिमांड आ रही थी कि भाई बताओ कुछ ऐसा कि किस बेस पे स्टॉक सिलेक्शन करें और कौन से अच्छे स्टॉक्स होंगे, कौन से सेक्टर्स होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में भाई बहुत चीजें क्लियर कर दूंगा भाई। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी बने भाई, क्योंकि काफी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके मेन पॉइंट्स टच करूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज करनी है भाई। देखो, जो भी लोग ये मैं जैसे ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूं भाई, ठीक है, इसमें मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है भाई। कोई ट्रेडिंग व्यू करता है, कोई investing.com जो है वो उसको यूज करता है, कोई अपना हो सकता है भाई इंडिविजुअल ब्रोकर की कोई ये सॉफ्टवेयर यूज करता हो, जो भी करता है भाई। मैंने क्या किया हुआ, देखो एक वॉच लिस्ट मैंने इसका नाम दिया इंडेक्स। इंडेक्स में मैंने क्या किया हुआ है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, पीएसयू, प्राइवेट, फिर ये मैंने सारे सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी, ऑटो, फार्मा, मेटल, एफएमसीजी, मेन जो 10-15 सेक्टर्स हैं भाई, मैंने उनकी एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है। क्यों बनाई हुई वॉच लिस्ट? अब मैं क्या करता हूं भाई, मैं एक बार वीकेंड पे 10-15 ही तो है यार मेन मैं एक बार गया निफ्टी पे, मैंने मारा भाई, ठीक है, निफ्टी का मैंने देखा भाई। देखना क्या है चार्ट पे कि भैया घोड़ा कितना भाग चुका है, घोड़ा भाग चुका है या घोड़ा रेस्ट कर रहा है, घोड़ा नीचे गिरा हुआ है। ये चीज चेक करनी है आपको। यही मैं ट्रेडर्स के लिए बोलता हूं और यही इन्वेस्टर्स के लिए बोलता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, घोड़ा कितना भाग चुका। क्यों? अब मान लीजिए किसी ने यहां अक्टूबर 2023, ठीक है, अक्टूबर 2023 से आप मान लो कि एक बार यहां, वैसे तो देखो यहां से स्टार्ट हो रखा है भागना, यहां से मार्च 2023 से और थोड़ा सा और मैं पीछे जाऊं तो देखो जून 2022 में एक्चुअल जो ये फॉल आया था रशिया यूक्रेन वॉर और ये कोविड के बाद से जो जबरदस्त घोड़ा भागा था, देखो वन वे घोड़ा भागा था, उसके बाद ये फॉल आया था भाई थोड़ा ठीक ठाक सा, उसके बाद ठीक ठाक फॉल अब आया है। देखो कोविड में यहां जिसने नीचे पैसा लगाया उसके लिए एकदम से घोड़ा कितना भागा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये दो चीजें आपको, दो पॉइंट्स क्लियर होते हैं। नंबर 1, जिनका व्यू थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है, साल 6 महीने टाइप की, एक बार एक अच्छी रैली आ जाए मैं निकल जाऊं भाई, पैसा डबल हो गया मैं निकल जाऊं, ठीक है। एक होते हैं जिनको 5 साल 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करके रखना है। पहला बात करूं मैं कि भाई जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है, एक एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी रैली आए और उसके बाद एग्जिट हो जाऊं, ठीक है। उनको क्या है, जब घोड़ा ऐसे भाग चुका हो तो भाई उनको प्रॉफिट बुक करना है। अब प्रॉफिट बुक कहां होगा? मान लीजिए यहां ये टॉप बना था भाई जाके 18,500 के आसपास और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया कहीं 17,000 पे, फेयर इनफ, कोई भी दिक्कत नहीं है 1% की भी भाई। आप ये मानते हो कि बहुत घोड़ा भाग चुका, आपका अच्छा खासा पैसा बन चुका है, पता नहीं है 18,500 से गिरेगा, 20,000 से गिरेगा, या हो सकता है आपने 17,000 पे किया और अगले दिन से गिर जाए, गिरेगा पक्का भाई, क्योंकि इतना जबरदस्त वन साइडेड घोड़ा भाग चुका। तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है, और मार्केट नीचे जाएगी, फिर से फर्दर नीचे जाएगी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये मार्केट की साइकिल है, ऐसे ही मार्केट चलती है भाई। तो जिनका शॉर्ट टर्म, उनको क्या करना है, उनको यहां प्रॉफिट बुक करना है। सेकंड, जिनको इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए
जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया ठीक है, वो तो बैठे रहो भाई। जिनको मान लीजिए इन्वेस्ट करना है भाई, वो कभी भी ऐसे वन वे जब रैली आ चुकी हो, किसी स्टॉक की में हो या किसी इंडेक्स में हो, ये हर चार्ट पे अप्लाई है, कभी भी ऐसे टॉप पे जाके इन्वेस्ट मत करो। कोई ये कहे कि अभी तो ये 18,500 गए तो 20,000 जाएगा, आप सोचो 1,500 पॉइंट तो ले लूं, नहीं। ऐसे वन वे रैली आ चुकी हो, ये ट्रेडिंग के लिए भी एप्लीकेबल है चीज। निफ्टी बैंक निफ्टी जब आप इंटरडे ट्रेड करते हो, मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे वन वे अगर भाग चुका घोड़ा तो फिर उसमें नहीं फंसना है, चाहे वो 100 पॉइंट 200 पॉइंट और ऊपर चला जाए, लेकिन वो वहां से गिरेगा। जब गिरे तब आप उसमें एंटर करो। तो ये इंडेक्स के चार्ट से आपको ये चीज देखनी है। अब यहां से निफ्टी भागता भागता भैया, यहां से भागा था 15,000 के आसपास से 26,000 पे निफ्टी जा चुका है। तो अगर किसी ने 24,000 पे एग्जिट कर लिया, किसी ने 25 पे कर लिया, तो भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपने इंतजार किया है कि अब दोबारा पैसा तभी लगेगा जब मार्केट नीचे आएगी। अब मार्केट नीचे है, पैसा लगाओ। ये है पैसा बनाने का तरीका एक तो। और जिसको इन्वेस्ट करना है वो भैया ऐसे जब वन साइडेड रैली आ चुकी हो तो ऊपर पैसा नहीं लगाना, इंतजार करना है कि मार्केट कब गिरे। वो 6 महीने में गिर सकती है, वो नेक्स्ट 3 महीने में गिर सकती है, वो हो सकता है 1 साल और चलती रहे फिर गिरेगी। जब गिरेगी तब पैसा लगाओ, असली वेल्थ तभी बनेगी भाई। टॉप पे नहीं फंसना, नंबर 1 चीज चार्ट से ही मतलब है। अब आपको इंडेक्स हर सेक्टर का चार्ट देखना है। निफ्टी ऑटो का चार्ट, ठीक है, वन साइडेड मार्च 2023 से निफ्टी ऑटो 11,800 मतलब 12,000 के करीब वाला चार्ट आपका 27,700, 12,000 वाला 27,700, इंडेक्स डबल से ज्यादा हो चुका है। स्टॉक्स की तो पूछो ही मत फिर। इंडेक्स इतना ज्यादा भाई, देखो कैसे वन वे खड़ा चल रहा है। ऐसे वन वे चीज कभी भी सस्टेन नहीं करेगी। कोई भी बहाना आए, कोई भी रीजन आए, सरकार बदल गई, ट्रंप आ गया, टैरिफ लग गया, ये बहाने तो आएंगे मार्केट को गिरने के लिए। बहाना तो चाहिए होगा यहां से कोई ना कोई, बिना बहाने नहीं गिरेगी। बट रीजन ये है कि भाग बहुत चुका भाई, तो यहां ऊपर जाके नहीं फंसना है। यहां स्लो डाउन भी आएगा, कंपनीज की अर्निंग्स कम हो जाएंगी, सारे बहाने आएंगे। और अब जब ये नीचे गिर चुका है ऊपर से अच्छा खासा, तब यहां सारी अच्छी खबरें आएंगी, अर्निंग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी, गवर्नमेंट भी स्टेबल हो जाएगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग सारी हो जाएंगी, ऑटो की बिक्री ज्यादा होने लगेगी, सारी अच्छी अच्छी न्यूज आ जाएंगी। बट मेन पॉइंट ये है घोड़ा कितना भाग चुका, और अब घोड़ा काफी गिर चुका है, तो पैसा लगाने का टाइम ये है बात। हो सकता है यहां से और 10% नीचे जाए, बट आपने अच्छे खासे करेक्शन पैसा लगाया, शांति से बैठो। इस टाइप की रैली आप इंजॉय करोगे जब आप शांति से बैठोगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पैसा लगाओ और वहीं से मार्केट उड़ने लग जाएगी। मार्केट थोड़ा सा तड़पा के पैसा देगी, बट जो रुक गया, जिसने पैसेंस दिखा दिया, पैसा उसी को मिलेगा। कभी भी देखो, आप देखो यहां भी मार्केट जब गिर रही थी, किसी ने यहां भी लगाया होगा, किसी ने यहां भी लगाया होगा भाई, किसी ने सोचा होगा मार्केट जा रही है तो यहां भी लगा दिया होगा, किसी ने यहां लगाया होगा। उसके बाद रैली देखो आप, सबको फायदा हुआ, यहां वाले को भी, यहां वाले को भी, यहां वाले को भी। बट जिसने थोड़ा करेक्शन के बाद लगाया, 20% के बाद लगाया, उसने यहां लगाया होगा। जिसने और इंतजार कर लिया, मान लो यहां लगाया होगा, बट जिसने यहां लगा दिया उसको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा भाई। अब जिसने यहां टॉप पे लगा दिया, ये टॉप तो एक दिन ये भी निकलेगा, ये भी टॉप निकलेगा, बट उसको प्रॉफिट कम होगा। किसी ने यहां 1,000 रुपये का कोई स्टॉक लिया होगा, वही स्टॉक यहां 500 पे लिए बैठा होगा, 500 वाला यहां तक जाते जाते डबल पैसा कर लेगा और ये इक्वल पे आएगा। ये डिफरेंस रहेगा। तो मेरी बात जो समझने की वो समझ जाओ, घोड़ा बहुत भाग चुका, उसको अवॉइड करना है, स्टॉक हो इंडेक्स। एक बात। दूसरी बात, अब आपने इंडेक्स पकड़ा भाई, निफ्टी फार्मा पकड़ा, ऑटो पकड़ा, आईटी पकड़ा। अब आपको आना है जी स्क्रीनर पे। ये स्क्रीनर है, इसकी आप पेड मेंबरशिप भी ले सकते हो, कोई भी प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद पेड मेंबरशिप ली हुई है, 4-5 हज़ार रुपये शायद साल के लगते हैं। इससे आपको कोई भी सेक्टर हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कंपनी हो, उसका आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, पूरी फंडामेंटल नॉलेज आपको मिल जाएगी भाई। आप एक चीज कर सकते हो, 2-3 दोस्त मिलके भी ले सकते हो भाई, 4-5 हज़ार रुपये अपना बांट के ले लो। ईमेल आईडी से लॉगिन होता है, करते रहो लॉगिन, सारे पढ़ते रहो, क्या जाता है इसमें। ठीक है, देखो अब मैंने जैसे निफ्टी 50 का किया भाई, यहाँ सर्च फॉर कंपनी आता है, मैंने डाला भाई निफ्टी 50, निफ्टी डाला, ये देखो निफ्टी 50 आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया, निफ्टी 50 आ गया भाई। मेरे को यहाँ मैंने चार्ट देख लिया निफ्टी 50 का, देखो यहाँ मैंने चार्ट देख लिया भाई, ठीक है। अब मैं निफ्टी 50 में जाऊंगा, मेरे को यहाँ 2 चीजें चेक करनी है भाई। नंबर 1 मेरे को चेक करनी है, एक जो मेन चीज चेक करनी है वो करनी है इसकी वैल्यूएशन। हमेशा वैल्यूएशन पे ही मार्केट मूव करेगी, कोई भी स्टॉक होगा, कोई इंडेक्स होगा, वैल्यूएशन पे मूव करेगा। वैल्यूएशन में 2 चीजें आपको नोट करनी है भाई, ध्यान से सुनो। रिटेलर्स के लिए बात बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, ये आपको बनी बनाई चीजें देंगे, आपको इनकी पीछे की क्या नॉलेज है वो जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या फॉर्मूला है। आपको प्राइस टू अर्निंग की, अर्निंग्स की कंपैरिजन में प्राइस कितना मूव कर रहा है,
ये आपको एक रेशियो है जो आपको वैल्यूएशन बताता है भाई। ये जितना कम हो 10 15 मैक्सिमम 20 तक हो, मतलब 20 से नीचे नीचे जो बहुत अच्छा है, जितना कम हो उतना अच्छा होता है ये। सेकंड आपको जो रेशियो देखना हो, देखना प्राइस टू बुक वैल्यू, कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में प्राइस कितना मूव कर चुका भाई। ये इसका इसका रेशियो निकाल के देता है भाई। अभी प्राइस क्या है स्टॉक का और उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसका रेशियो निकाल के आता है भाई। ये आइडियल होता है 1। अगर 1 से ऊपर जाने लगता है तो ये वैल्यूएशन इसकी बढ़ने लगती है, ओवर वैल्यूड होने लगता है। अगर 1 से नीचे है तो स्टॉक इसका मतलब अंडर वैल्यूड है, मतलब प्राइस कम है, बुक वैल्यू ज्यादा है। अब आप कहोगे यार बुक वैल्यू क्या है, तो उसकी फंडामेंटल आप डिटेल्स में उसकी पीछे की अगर आपको पूरी स्टडी भी करनी है तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई। यूट्यूब पे जाना, जरोदा यूनिवर्सिटी एक चैनल है ये, ठीक है, जरोदा जो ब्रोकर है उसका चैनल है ये। यहाँ इनकी प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके इसके पास देखो नीचे कंप्लीट गाइड टू टेक्निकल एनालिसिस, जिसको टेक्निकल ज्यादा सीखने हो, कंप्लीट गाइड टू फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें सारी आपको नॉलेज सारी मिल जाएगी भाई। ये आप जाके चेक कर सकते हो कौन सा रेशो क्या है। अब मैं आपको इसकी एक डिटेल बताऊं तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। बहुत इजी चीजें हैं कि प्राइस टू अर्निंग क्या है, प्राइस टू बुक क्या है, बहुत इजी चीजें हैं, बट ये यहाँ आपको बनी बनाई चीजें मिलेंगी भाई। ध्यान से सुनो, ये 1 के जितना नियर बाई हो उतना अच्छा है। ये जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतनी ही वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी, तो ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टॉक या इंडेक्स आपको अवॉइड करना है। ये है मेन बात। अब आप आओ यहाँ पे पी रेशो के, ये ग्राफ होता है भाई, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप आओ पी रेशो पे और इसको आप लगाओ 5 ईयर। 5 ईयर का मीडियन पी चेक करो आप। मीडियन पी है 5 ईयर का 22.6, 22.6। आज का पी है 19.9 निफ्टी का। इसका मतलब 5 साल की एवरेज से भी नीचे है आज के दिन पी रेशो निफ्टी का, मतलब वैल्यूएशन कम है, वैल्यूएशन सही है। अब यही चीज आप 10 ईयर में चेक करो। 10 ईयर में है 23.5, आज है 19.9, मतलब यहां 10 ईयर की एवरेज से भी कम है पी रेशो, तो वैल्यूएशन सही है। अब आप यहां मोर पे जाओ, यहां आपको प्राइस टू बुक दिखेगा। प्राइस टू बुक आज है 3.3। अब मैं इसको 10 ईयर का देखूं 3.6, मतलब 10 ईयर के एवरेज से कम है। 5 ईयर का चेक करूं 4.1, प्राइस टू बुक 3.3 आज, मतलब 5 ईयर के भी मीडियन से कम है, तो मतलब वैल्यूएशन सही है। यह चीज आपको देखनी है इंडेक्स के लेवल पे, बस होगी आपकी ये चीज एक। अब आपको जो नेक्स्ट चीज देखनी है भाई, वो देखनी है आपको किसी भी सेक्टर की। अब आप जाओ, ये तो आपको निफ्टी, अब मैं आपको दिखाता हूं जी निफ्टी ऑटो। मान लीजिए निफ्टी ऑटो पकड़ा आपने, निफ्टी ऑटो का पी रेशो कितना है भाई आज 19.8। मैं यहां पी पे गया, 5 ईयर का पी पकड़ा, कितना है भाई 37.8, 37.8, और ये है 19, करीब करीब आधा। 10 ईयर का मीडियन पी 34.8, पी 19.8। प्राइस टू बुक चेक करते हैं 4.2 आज है। यहां मैं जाता हूं प्राइस टू बुक पे, 10 ईयर का है 5.1 और ये है 4.2, मतलब निफ्टी ऑटो का प्राइस टू बुक भी कम है, 10 ईयर की एवरेज से भी कम है। 5 ईयर का कितना है 4.8 और ये 4.2, मतलब निफ्टी ऑटो की वैल्यूएशन सही हो रखी है। 5 और 10 साल की एवरेज से भी नीचे चल रहा है आज, वैल्यूएशन सही हो रखी है। इसका मतलब यही वैल्यूएशन मैं अभी जून 2024 में चेक करूं तो ये देखो आप 6.6 है प्राइस टू बुक। एक चीज अब मैंने क्या ऑब्जर्व की है भाई, यहां देखो 2020 के बाद पी रेशियो का एक्सपेंशन हुआ था बहुत जबरदस्त। देखो यहां पी रेशियो जो 14-15 का पी रेशियो होता था, ये चला गया था भाई देखो अब 341 14-15 वाला। क्या जबरदस्त पी एक्सपेंशन है भाई, देखो आप। तो ऐसी रैली पिछले 4-5 साल से भाई कोई नहीं है, पी रेशो बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है। जब ऐसे पी रेशो पड़ा हो और अगर अर्निंग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी ऑटो कंपनीज की, तो यहां एक इस टाइप की रैली की मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई नियर फ्यूचर में। अब वो 6 महीने में आएगी, साल में आएगी, 2 साल में आएगी, ये नहीं पता, बट आएगी। और जब इस टाइप से पी रेशो का एक्सपेंशन होगा तो प्राइस उड़ेंगे भाई। वो रैली हमें कैप्चर करनी है भाई। वो कौन करेगा? जो लॉन्ग टर्म में बैठा रहेगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाओ भाई। नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपने ये निफ्टी ऑटो का निकाल लिया, इसका देख लिया आपने। नीचे आओ भाई, इसकी कंपनीज का होता है भाई, इसमें निफ्टी ऑटो में कंपनीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये कंपनीज की एक लिस्ट आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, इसमें देखो मैंने कई रेशो लगा रखे हैं कि करंट मार्केट प्राइस क्या है, पी रेशो क्या है, मार्केट कैप क्या है, इसकी डिविडेंड यील्ड क्या है, आरओसी, और ये सब है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा इसके पी रेशो को, मतलब अब तो ये हाई से लो हो गया, ये मैंने कर दिया। देखो ये जो एरो है नीचे की साइड होगी, जिस कंपनी का सबसे कम पी रेशियो है ऐसी लिस्ट आ गई मेरे पास, ठीक है। इस टाइप से लिस्ट आ गई।
अब मैंने यहाँ से कोई भी कंपनी उठाई, ठीक है। अब जैसे मैंने अशोक लेलैंड आपको डाला हुआ है, मैंने अशोक लेलैंड को यहाँ क्लिक किया, अशोक लेलैंड का ये चार्ट खुल गया स्क्रीनर पे। अब आपको करना क्या है भाई, अशोक लेलैंड को यहाँ खोलो, अशोक लेलैंड को यहाँ खोल दिया, ठीक है। यहाँ देखो एक बार अशोक लेलैंड को यहाँ खोलता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ खोल दिया। अब मैं जाता हूँ अशोक लेलैंड पे। देखो भाई मेरे को इस चार्ट पे देखनी क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको वो बताऊंगा किसी कंपनी के बारे में। आपको देखना है तो उस कंपनी की मार्केट कैप क्या है। कंपनी की मार्केट कैप है 57,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। कंपनी ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप है बिल्कुल थोड़ी 200 400 500 करोड़, वो भाई बिल्कुल ही मतलब वो माइक्रो कैप कंपनी हो जाती है, स्मॉल कैप से भी बहुत नीचे, मतलब माइक्रो कैप छोटी कंपनी है। उन छोटी कंपनीज में हो सकता है कि कई बार आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं भाई जिनकी पोर्टफोलियो ही कई कई हजार करोड़ के हैं, और कैप मार्केट कैप किसी कंपनी की है मान लो 500 करोड़ 400 करोड़, तो वो तो यार एक इन्वेस्टर ही उसको ऊपर नीचे मैनिपुलेशन कर सकता है। वहां आपको बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हो सके तो स्टार्टिंग के फेज में जब तक आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट ना हुआ हो, पोर्टफोलियो अच्छा सा बिल्ड ना हो लिया हो, ऐसी कंपनीज को अवॉइड करो। जिन कंपनीज की मार्केट कैप 1000-2000 करोड़ से ऊपर ऊपर आए उनमें जाके आप इन्वेस्ट करो। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ मार्केट कैप चेक करो। फिर एक चीज आगे की मार्केट कैप अगर है बहुत बड़ी, मान लीजिए रिलायंस है भाई, रिलायंस है, रिलायंस की मार्केट कैप आप चेक करो 16,88,000 करोड़, 16,88,000 करोड़ मार्केट कैप। तो ये बहुत बड़ी मार्केट कैप होगी भाई। इसको अगर आप डबल करने की सोच रहे हो कि भाई प्राइस भी इसका डबल हो जाएगा तो मार्केट कैप डबल हो जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। बट अगर कोई कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है 5,000 करोड़, उसके लिए ग्रो करने का चांस बहुत ज्यादा है भाई। उसके पास अभी मान लीजिए, क्यों ये इसका मतलब ये है कि रिलायंस के तो अब हर सिटी में, हर टाउन में, हर बड़े स्टेट में, हर कहीं कुछ ना कुछ है, सब कहीं फैला हुआ है। और एक छोटी कंपनी है भाई, उसका भी सिर्फ गुड़गांव में 2 ऑफिस है, उसके पास अभी नापने के लिए पूरा देश पड़ा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़ी कंपनी में भी जैसे रिलायंस में आपने कर दिया तो आप रिटर्न ये मत मानो कि यहाँ कोई आपको 100% या 200% रिटर्न मिलेंगे। यहाँ आपको मिलेंगे 20-25%, 15% इस टाइप से रिटर्न। तो आप बीच बीच की कंपनीज को पकड़ो, ज्यादा रिटर्न चाहिए तो। अब बात मैं कर रहा था अशोक लेलैंड की, आपको देखना क्या है, वहां आ जाओ भाई। देखो अशोक लेलैंड में आपने मार्केट कैप देख लिया, ठीक है। आप देखो स्टॉक का पी कितना है भाई, 20.7। अब आपको इसको कंपेयर किस चीज से करना है, स्टॉक का हो सकता है 50 भी हो तो भी गलत ना हो, मैं आपको बताऊंगा क्यों। आपको कंपेयर करना है इसको एक तो इंडस्ट्री के पी से। देखो इंडस्ट्री पी मैंने ये सारे आप यहाँ एडिट रेशियो करके आप इसमें सारी चीजें ऐड कर सकते हो, कौन सी चीज आपको देखनी है। स्टॉक पी 20 है भाई, इंडस्ट्री पी 18.18 है, मतलब इंडस्ट्री पी के आसपास ही स्टॉक पी है, ये आपको देखना है एक चीज। सेकंड चीज आपको क्या देखनी है भाई, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है कंपनी का, 28.4। अगर कोई कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा है उतना अच्छा है कि अपनी इक्विटी पे कितना रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को कंपनी दे रही है। इसका मतलब ये हुआ, मोटे तौर पे बताऊं तो आपने कितना पैसा लगाया उस पर कितना % आपको प्रॉफिट कमा के दे रही है कंपनी, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो अपनी इक्विटी पे जो रिटर्न आ रहा है इसका वो 28.4 है, बहुत अच्छा है। इसका मैं आपको एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया दूं तो 20 के आसपास और 20 से ज्यादा वाली कंपनी का जिसका आरओई है वो अच्छा होता है भाई, ठीक है। और अगर किसी का 10-12 से नीचे ही है बिल्कुल ही, तो फिर तो वो बिल्कुल ही कम है भाई, ठीक है। सिंपल ये देखना है। फिर आपको एक कंपनी में देखना है कि भाई कंपनी कि ये ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, कि आपकी अर्निंग्स जो कंपनी बढ़ा के दे रही है वो आपको यहां ऐसे समझ में नहीं आएगी वैल्यू से, वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में पता लगे कि अर्निंग्स बढ़ रही है नहीं, वो आपको अभी ग्राफ में भी बताऊंगा मैं। फिर जो आपको मेन चीज देखनी है वो देखनी है भाई कंपनी में अब आ जाओ एफआई और डीआईज की होल्डिंग कितनी है, फॉरेन इन्वेस्टर कितने हैं और अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो कितने हैं। ये देखो अशोक लेलैंड में 24%, 24% और 13%, मतलब करीब करीब 37% एफआई डीआईज हैं, मतलब बड़े प्लेयर्स, उनका काफी इस कंपनी में कॉन्फिडेंस है। ये चीज एक अच्छी देखने की होती है भाई। फिर मैं आपको एक चीज बताऊं तो आपको मैंने प्राइस टू बुक वैल्यू बताया था कि कंपनी का कितना है, P/B जो इसको बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, वो है 5.6। अब इसको आपको कंपेयर कहां करना है, मैं आपको वो चीज बताता हूं भाई। इसको भी आपको इंडस्ट्री पी से कंपेयर करना है। इसको आपको ये देखना है कि कंपनी का पी आज से 6 महीने पहले कितना था, अब कितना है, अब पी भी कितना है। आपको ये कंपेरिजन मोड में चेक करना है पी और पीबी को हमेशा।
प्लस आप इस चार्ट पे क्या चेक करोगे, अबाउट, इधर ये अबाउट होता है, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल आप पढ़ो कि कंपनी करती क्या है, कंपनी की मार्केट लीडरशिप क्या है, बिजनेस सेगमेंट क्या काम करती है, पूरी डिटेल आपके पास कंपनी की यहाँ पूरा होगा भाई। कंपनी कैपेक्स क्या कर रही है, क्या क्या कंपनी के प्लान है, सारी चीजें हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट आप पोर्टफोलियो तो ऐसा रखो जहां कंपनी ऐसी हो जो कि खुद के सेगमेंट में मार्केट लीडर हो, टॉप 2-3 में हो। अब जैसे अशोक लेलैंड है सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कमर्शियल व्हीकल, फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बसेज ग्लोबली, तो इस टाइप से कंपनी मार्केट लीडर होनी चाहिए, टॉप 3-4 इस टाइप से कंपनी होनी चाहिए, उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, ये चीजें होगी। अब आप नीचे आओ, बहुत अच्छी चीज आपको एक बताता हूं, ये ग्राफ है, ये आपको मिलेगा हर इस पे स्क्रीनर पे आपको मिलेगा हर कंपनी का, जो भी आप इसका स्टॉक का भी स्टडी करोगे, इस ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आपने मान लो 5 ईयर मैंने यहाँ टाइम पीरियड पकड़ा, पहले तो अब इसमें जो पी रेशो मैंने बताया इसका 20.7 है, 5 ईयर का पी पे जाओगे तो नीचे मीडियन पी आया 29, आज है 20, मतलब 5 ईयर की एवरेज से भी नीचे है। अब आप 10 ईयर पे जाओ 24.8, अब आप यही चीज प्राइस टू बुक पे जाओ, प्राइस टू बुक आपका 10 ईयर का 5.1 और आज है 5.6, मतलब आसपास है। 5 ईयर पे जाओ 5.7, आज है 5.6, मतलब वैल्यूएशन वाइज सही है। 5 और 10 साल की वैल्यूएशन से भी ये कंपनी कहीं ना कहीं नीचे वैल्यूएशन पे है, वैल्यूएशन वाइज सही है। प्लस मैं आपको जो एक मेन चीज बताना चाह रहा था वो ये है, पी रेशियो पे लगाओ इस चार्ट को, और अगर ये ब्लू जो लाइंस हैं ये हैं कंपनी की अर्निंग शो करती है भाई। अगर किसी कंपनी का ग्राफ इस टाइप से है ये कि ये पी रेशियो की जो लाइन है ब्लू वाली, ये तो नीचे पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, और अगर किसी कंपनी का ये ब्लू लाइंस जो ये ग्राफ ब्लॉक्स बने हुए ये अप साइड में ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं भाई, इसका मतलब कंपनी की अर्निंग्स तो बढ़ती हुई जा रही है, पीई रेशियो है वो बढ़ा नहीं है। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके भूल जाओ, छोड़ दो, कभी ना कभी कंपनी में ऐसा टाइम आएगा कि ये पी रेशियो ऐसे खड़ा हो जाएगा एकदम से, जैसे देखो यहां भी तो ऊपर गया भाई, ऐसे खड़ा हो जाएगा एकदम से। उस टाइम पे कंपनी का प्राइस जो वो मल्टीपल जो होता है ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, मल्टी बैगर स्टॉक्स बनते हैं, वो ऐसे ही उनके मिलेंगे, नीचे से एकदम से ऐसे उठेगा पी रेशियो और वो ऊपर जाएगा, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ रही है, देर सवेर अर्निंग्स बढ़ रही है, तो इसमें भाई पी एक्सपेंशन होना ही होना है, और प्राइस जो है कंपनी का वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर किसी का पी रेशियो टॉप पे है, यहां पे आपको एक मेन चीज और नोट कर लो, क्या चीज आपको देखनी है पी में और इस ग्राफ में, क्या चीज नोट करनी है, ये भी मेरा मेन पॉइंट है, सुन लो। अगर ये देखो आप एक बार इस पे मैंने क्लिक किया तो देखो लिखा क्या आ रहा है, पी रेशियो 31, ईपीएस 5.9, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो 31, ठीक है। यहां देखो, अब आप, मैं इसके साथ साथ चलता हूं, इस लाइन के साथ साथ, आप देखो ईपीएस यहां कितनी थी 5.9, ठीक है, ईपीएस देखो आप 7.23, यहां देखो ईपीएस 8.8, अर्निंग्स बढ़ रही है, देखो अर्निंग्स 8.7, और पी रेशियो देखो 23 हो चुका है, पी रेशियो 23 हो चुका है। यहां पी रेशियो क्या था 40, जुलाई 2023 में 40 था, जो कि आज 23 हो चुका है। पीई कम हुआ है, अर्निंग्स बढ़ी हैं, ये अर्निंग्स शो कर रही है ब्लॉक्स जो है ब्लू। तो ऐसा जिसका ग्राफ हो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ये हमेशा चेक करो। अब हम आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं नीचे, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है भाई, जिसका शॉर्ट टर्म व्यू हो वो क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करो, दिसंबर 2023 दिसंबर 2024 क्वार्टर टू क्वार्टर चेक करो, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, कंपनी की सेल्स कितनी बढ़ रही है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है भाई। देखो यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है इस टाइप से, ये ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी के ये 18-19 इसी रेंज में है भाई। फिर आप नेट प्रॉफिट चेक करो कंपनी का, कि नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का ये बढ़ रहा है घट रहा है, देखो पिछले 7-8-10 क्वार्टर का चेक करो। फिर ये ईपीएस है भाई, क्वार्टरली बेस पे यहां आपको पता लगेगा कि कंपनी की ईपीएस बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। ये पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के क्वार्टर जो दिसंबर क्वार्टर है, दिसंबर टू दिसंबर करोगे उसमें इनमें इंक्रीज होना चाहिए। अब जिसका लॉन्ग टर्म है वो भाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस यहां पे आओ, और यहां पीछे के 4-5 साल का आप चेक करो। देखो कंपनी का 2014 से कंपनी 11,000 15,000 यहां बढ़ती बढ़ती, देखो 2021 में क्या था 19,000, 26, 41, 45, 47, जबरदस्त सेल्स बढ़ रही है भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आओ, देखो 3200 था यहाँ पे, मतलब 3000 के आसपास से 5000, 8000, 8800 तक हो चुका है, 8800 तक हो चुका है भाई, ठीक है। यहां देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ रहे हैं, 15-13%, 17%, 19%। यहां देखो नेट प्रॉफिट कंपनी का, यहां देखो नेट प्रॉफिट 2021-22 माइनस में चल रहा था भाई। इसके बाद देखो 1359, 2696, 300, मतलब यहां 3000,
71, मतलब यहां देखो अब 1300 से डबल मारा सीधा 2600 और अभी 3000। ये चीजें ऐसे बढ़ती हुई नीचे ईपीएस देख करो, अर्निंग्स या माइनस में थी 4, 8, 9 कैसे बढ़ती हुई चल रही है, ये चीजें आपको चेक करनी है। फिर आप नीचे आओ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आओ भाई। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ये देखो कि अपना शेयर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। यहां देखो बिल्कुल कांस्टेंट है भाई, 51.5 चल रहा है स्टार्टिंग से, वही है। एफआईएच का चेक करो भाई, एफआईएच क्या कर रहे हैं देखो। यहां मैं आपको 2022 से चेक करो, देखो 13% था, ये 21 था। 13 से देखो एफआईएच ने क्या किया, 15, 17, 15, 14, 16, 16, आज देखो 24% तक जा चुका है एफआईएच भाई। यहां देखो पीछे इसका चेक करो, 22 था, ये थोड़ा कम किया इसने, 14%, 12%, फिर 14, फिर 12, फिर 13। डीआईज का मतलब पीछे 4-5 साल से सेम चल रहा है, और एफआईआई बढ़ाते हुए जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी में बड़े प्लेयर्स का भरोसा बना हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी में इस टाइप से होना चाहिए कि प्रमोटर्स के पास अच्छी होल्डिंग होनी चाहिए, फिर एफआईआई अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक कम होनी चाहिए। जिस कंपनी में पब्लिक ज्यादा होगी वहां मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, और वहां हो सकता है कि फालतू की एक हाइप बनी हो और उस हाइप में पब्लिक खरीद रही हो और बड़े प्लेयर्स दूर हो, वहां उसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहो। फिर आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, वो देखनी है भाई कौन कॉल में आओ कंपनी के। ये देखो, ये बना के देता आपको, इसके नोट्स पे जाओ। अगर किसी को पूरी कौन कॉल पढ़नी है तो ट्रांसक्रिप्ट में जाओ, यहां पे पूरी आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, जो मैं पढ़ के आपको मेन पॉइंट बताता हूं। देखो ये लेकिन बहुत बड़ी होती है भाई। इसमें क्या होता है, कंपनी की मैनेजमेंट जो अपने इन्वेस्टर्स को पूरे क्वेश्चन आंसर करते हैं भाई। आपके इन्वेस्टर्स जो क्वेश्चन करते हैं और मैनेजमेंट जो है वो बैठ के, टॉप मैनेजमेंट बिल्कुल, वो इसको आंसर करती है कि हमारा विजन क्या है, पिछले फाइनेंशियल रिजल्ट ईयर में, क्वार्टर में कंपनी से क्या गड़बड़ हुई है, क्या अच्छा हुआ है, नेक्स्ट क्या विजन है, कंपनी कहाँ प्लांट लगा रही है, कहाँ अपनी सेल्स बढ़ा रही है, पूरी एक एक चीज अगर आपने ये पढ़ ली तो इसके बाद आपका विजन क्लियर हो जाएगा उस कंपनी को लेके। ये देखो, ये इन्वेस्टर्स होंगे कोई, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आंसर दे रहे हैं, ये देखो 17 पेज की भाई, तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। अगर मान लो कोई ये ना पढ़े तो भाई एक शॉर्ट फॉर्म में आपके पास समरी होती है, कॉन कॉल नोट्स। कॉन कॉल मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल जो होती है मैनेजमेंट की, उसका ये फैब में जो भी रिजल्ट आया था क्वार्टर 3 का, उसकी कॉन कॉल है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही वो यहाँ दे दी थी। मार्केट की डायनेमिक्स क्या चल रही है वो पूरी डिटेल यहाँ आ गई। प्रोडक्ट कौन से डेवलप कर रहे हैं वो यहाँ आ गए। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स क्या कर रही है कंपनी वो आ गया। फिर देखो आउटलुक बता दिया भाई कि कंपनी का आउटलुक क्या है, वो इस ट्रांसक्रिप्ट से ही इन्होंने निकाला है भाई। पूरा आउटलुक क्या है, तो आप आउटलुक जरूर देखो, चैलेंजेस क्या चल रहे हैं वो जरूर देखो। इससे आपको पैसा लगाने में हेल्प मिलेगी कि स्टॉक में भी जाए या नहीं जाए। ये चीजें आपकी देखने के इस चार्ट पे। अब मैं आपको कोई चार्ट दिखाता हूं। देखो ये ग्राफ क्यों बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई। अब मैं आपको कोई ग्राफ दिखाऊं, चलो रेलवे कंपनीज का किसी का उठाते हैं, आरवीएनएल। देखो भाई आरवीएनएल का मैंने ग्राफ किया, मैंने पी रेशो किया। देखो आरवीएनएल में क्या हो रहा था भाई, यहां ये देखो 2020-21 में पी रेशो कहां है, 5। पी रेशो चेक करो 7, पी रेशो देखो 5, 7। ईपीएस अच्छा लास्ट आपको 2022 दिखाता हूं, चलो। पी है भाई 8.6, ईपीएस है 5.9, चेक करो। अब आप चेक करते जाना भाई, यहां आप चेक करो जुलाई 2024 पी रेशो देखो 5 वाला पी रेशो 89 और ईपीएस देखो सिर्फ 7, और यहां ईपीएस कितनी है भाई 5.5। 5.5 वाले ईपीएस मतलब अर्निंग्स तो बढ़ी नहीं और सिर्फ पी का एक्सपेंशन हो रहा है। पी का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है भाई। पी रेशो का मतलब क्या है कि प्राइस को डिवाइड करेंगे अर्निंग से, तो पी रेशो निकल के आता है। तो प्राइस तो बढ़ गया भाई। कहां 650-700 रुपए का स्टॉक हो गया, जो 20-30 रुपए का स्टॉक होता था वो। अब मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट आरवीएनएल के पे। ओहो वीडियो पता नहीं भाई कितनी लंबी होगी, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रही। देखो भाई एक बार चेक करो आप, चीजें देखने की क्या है। देखो 2022 प्राइस था भाई 30 रुपए, 30 रुपए प्राइस है जब पी रेशो 5 है। 30 रुपए का स्टॉक कहां चला गया, 650 के आसपास लगाओ। 30 रुपए का 650, 30 रुपए का 650 कितने टाइम्स हो गया, खुद नोट करो, खुद कैलकुलेट करो। और अर्निंग्स नहीं बढ़ी, सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है भाई, इस वजह से पी रेशो एक्सपेंड कर गया। अगर यहां अर्निंग्स बढ़ी होती, एक मेन पॉइंट ये है, कई कंपनीज का ऐसा होगा कि पी रेशो काफी हाई होगा तो भी वो कंपनी का जो स्टॉक है वो अच्छे चलता रहेगा, उसका प्राइस वो जो इतना डाउन नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है कि कंपनी की अर्निंग्स भी साथ साथ बढ़ रही होंगी। अभी ये चीज मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर अर्निंग्स साथ साथ बढ़ रही है तो पी रेशियो हाई भी कई बार जस्टिफाइड हो जाता है। बट अगर अर्निंग्स नहीं बढ़ रही हो, सिर्फ पीई रेशियो जो है, पी जो है वही बढ़ रहा हो, तो वो कभी ना कभी बहुत जबरदस्त तरीके से करेक्शन होगी, फॉल आएगा। जो हुआ यहां देखो कितना बुरे से करेक्शन हुआ है,
ये देखो, क्योंकि ये अर्निंग्स नहीं थी भाई, बिना बात बढ़ रही थी। देखो 51-52%, ये क्यों गिरे हैं? इस वजह से गिरे हैं भाई। तो ये चीज आप नोट करके चलो। जब आपको लग जाए कि भाई बेवजह इतना ज्यादा प्राइस बढ़ चुका है और अगर अर्निंग्स की ग्रोथ साथ में नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो बेटर है उस स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। और टॉप पे बाई तो उस टाइम कभी भी नहीं करना आपको। कई कंपनी जैसे वरुण बेवरेज देखो, अब मैं आपको बताता हूं। वरुण बेवरेज की मान लीजिए आप पी रेशो, आपको मैं 2022 की बात करूं, 51 है, ईपीएस है 4, ठीक है। यहां वरुण बेवरेजेस की अब ये येलो बॉक्स, ये ना ब्लू बॉक्स है, चेक करो भाई। देखो कंटिन्यूअसली अपसाइड बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। देखो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ना कंटिन्यूअसली। आप यहां तक बढ़ते जा रहे हैं। आज इसकी ईपीएस देखो 7.8 है, यहां ईपीएस थी 2.1, दो की ईपीएस 7.8, मतलब करीब 4 टाइम्स ईपीएस बढ़ी है। और पी रेशो 55 वाला हाईएस्ट पी रेशो गया 100 पे, पी रेशो डबल ही हुआ है। तो यहां पी रेशो जस्टिफाइड क्यों था? वरुण बेवरेजेस का क्यों था? मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखो वरुण बेवरेजेस में कभी भी ऐसी कोई करेक्शन नहीं आती थी। वरुण बेवरेजेस, अब ये कंपनी का एक बार चार्ट चेक करो। देखो भाई वरुण बेवरेजेस का 5960 का जो 2020 में होता था और उसका वो चला गया भाई 680। जबरदस्त। देखो वन साइडेड, कभी भी कोई मेजर करेक्शन आई ही नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि इसकी अर्निंग सपोर्ट कर रही थी भाई, इसकी अर्निंग्स सपोर्ट कर रही थी। और अब अगर मार्केट सेंटीमेंट में इसमें करेक्शन आई भी है, ये अपने टॉप से मान लीजिए 36%, 35% ये करेक्ट भी हुआ है, लेकिन इसकी अर्निंग्स नहीं गिरी है भाई। आज भी अर्निंग्स बढ़ती जा रही है, पी रेशो कम हो गया। ये ऐसे स्टॉक पकड़ने का गोल्डन चांस होता है, आपको ऐसे स्टॉक को पकड़ना चाहिए। अब इस टाइम पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि कौन सा स्टॉक पकड़े, क्या आरवीएनएल पकड़े क्योंकि पी रेशो तो इसका भी नीचे गिर चुका है भाई, या फिर वरुण बेवरेजेस जैसा स्टॉक पकड़े? यहां है बात। दोनों स्टॉक में करेक्शन है, दोनों के पी रेशियो जो है वो गिर चुके हैं, मान लीजिए आधे भी हो चुके हैं सब। कौन सा स्टॉक पकड़े? जिसकी अर्निंग्स अच्छी हो वो स्टॉक आज पकड़ो। जब भी मार्केट सही हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, तो सबसे पहले फिर ये स्टॉक भागेंगे, ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे भाई। ये है मेन पॉइंट इस ग्राफ को देखने का और इस चीज को समझने का। यहां अर्निंग्स आज भी मार्केट गिरी हुई है तो अर्निंग्स बढ़ती जा रही है। यहां देखो, यहां अर्निंग्स कितनी थी, आपको मैं ये गिरा था तब की दिखाता हूं। जून 2024 में 6.6 है, ठीक है, 6.6। आज अर्निंग्स कितनी है? 7.9। ये तो लाइन आपको दिखा रही है, वरना आपको ये ग्राफ ही दिखा रहा है। ब्लॉक्स देखो ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं और पी रेशो नीचे चला गया। तो ये गोल्डन चांस होते हैं भाई कि अगर किसी कंपनी में मार्केट की वजह से ऐसे करेक्शन आ चुका हो जिसकी अर्निंग्स बढ़ रही हो और पी रेशो भी डाउन आ चुका हो, तो वो अच्छा चांस होता है ऐसी कंपनी में पैसा लगाने का। जब भी मार्केट सही होगी तो ये स्टॉक भागेंगे। ये है मेन पॉइंट्स भाई। फिर जी जैसे मैं कुछ और स्टॉक के आपको एग्जांपल दूं, देखो अभी दे ही रहा हूं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जांपल उठाते हैं। देखो कंपनी का एमएनएम, देखो भाई एमएनएम का आप देखोगे पी रेशो, यहां इस ग्राफ से चीजें समझा देता हूं आपको। देखो यहां देखो अर्निंग्स कम नहीं है भाई, बढ़ती जा रही है। पी रेशो देखो आप पिछले 2022 के आसपास से 25 का पी रेशो है और आज पी रेशो भी कितना है? 26। 5 साल के पी रेशो पे ही पड़ी है कंपनी और अर्निंग्स बढ़ती जा रही है भाई। ये कंपनी मार नहीं देगी आपको कभी भी, ये कभी भी नहीं मारेगी आपको, क्योंकि इसके पास अर्निंग्स की सपोर्ट है। इन्वेस्टर्स इसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, बड़े प्लेयर्स जो हो। तो ऐसी कंपनी को पकड़ना है करेक्शन में जिसकी अर्निंग्स बढ़ती जा रही हो भाई। ऐसी को नहीं कि जिसका पी रेशियो तो कम हो गया, 50 से 20 हो गया, बट अर्निंग्स नहीं है, तो वो बढ़ेगी कैसे? वो वहीं पड़ी रहेगी अगले 2 साल भी, 3 साल भी, क्या बता। ये है मेन पॉइंट। फिर भाई आपको क्या करना है, मैं आपको अब हाँ, मैंने क्या बताया था आपको कि भाई जैसे इस टाइप से आपने इंडेक्स बना लिया, आपको क्या करना है पोर्टफोलियो बिल्ड के लिए। मैं आपको जल्दी से 2 मिनट में अब इसको फिनिश करते हैं। देखो कुछ एक रूल बता देता हूं आपको भाई। कभी भी सेक्टर पकड़ो, मान लीजिए मैंने जैसे डिवाइड किया, मेरे पास 100 रुपये, तो मैं एटलीस्ट 6 सेक्टर पकड़ूंगा भाई। कभी भी 1 या 2 सेक्टर में सारा पैसा नहीं लगाना है, 6 सेक्टर पकड़ूंगा। मैंने क्या किया होगी भाई, मैं एक सेक्टर में किसी में भी 17% से ज्यादा, क्योंकि 17 × 102 तो 17 के आसपास बनता है भाई, 16, 17, 18 इस टाइप से। इससे ज्यादा पैसा 15-17% से पैसा किसी भी एक सेक्टर में नहीं लगाना है भाई। मेरे पास 100 रुपये है तो मैंने 15-17 पैसा ही ऑटो में लगाना है, फिर एफएमसीजी में, इस टाइप से। फिर सेक्टर के अंदर ये 15-17% जो है, ये मैं किसी एक सेक्टर, एक स्टॉक में नहीं लगाऊंगा भाई। अब मेरे को ऑटो सेक्टर में पकड़ना है तो मैं कम से कम वहां 3 स्टॉक पकड़ूंगा कि बाई चांस किसी एक कंपनी में दिक्कत आ गई भाई,
हो सकता है मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ कर दे भाई, कोई भी चोरी कर दे, कुछ बेईमाना कर दे, आज बढ़िया मैनेजमेंट कल खराब हो जाए। अब मान के चलो हर सेक्टर में एक दो चीजें ऐसी हो जाती है, जैसे अभी इंडसइंड बैंक का जो है कि उनका इतना स्टॉक गिर चुका है वो उसमें, क्योंकि गड़बड़ कर रखी थी उन्होंने। तो ये ऐसी न्यूज़ कोई आ जाए तो हमेशा क्या करो, पैसे को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो। पहले तो पैसे को बांटो टोटल को सेक्टर्स में, एटलीस्ट 6 सेक्टर आप पकड़ के चलो। फिर 6 सेक्टर में से हर सेक्टर में आप 3-3 स्टॉक पकड़ के चलो, और उन 3-3 स्टॉक में आपको जो बेस्ट लगता है थोड़ा उसमें थोड़ा सा हो सकता है आप 40% पैसा लगा दो, बाकी में 30-30 लगा दो। इस टाइप से आप कर सकते हो। फिर बात आती है कि क्या भाई इसमें स्टॉप लॉस वगैरह लेना चाहिए। मैं आपको बात बताता हूँ भाई, जिसका व्यू लॉन्ग टर्म का है भाई, मैं कभी स्टॉप लॉस नहीं लेता। क्यों नहीं लेता भाई? मान लीजिए मैंने एक सेक्टर से 3 स्टॉक पकड़ी, 6 सेक्टर पकड़ लिए, मेरे पास हो गए टोटल पोर्टफोलियो में 18 स्टॉक। मान लीजिए 18 में से मेरे 3 स्टॉक डूब गए भाई, 3 स्टॉक 50% टूट गए। ठीक है भाई, क्या हुआ? एक मान लीजिए मैंने पैसा लगाया हुआ जो 18 स्टॉक में करीब करीब मान लो 6 रुपये लगा लो एक स्टॉक में, टोटल 100 रुपये मानता हूँ मैं, करीब करीब लगाओ 5.5-6 रुपये मैंने लगाया हुआ है। मेरे 6 रुपये वाले 3 स्टॉक 50% टूट गए, मतलब 3 रुपये का लॉस होगा 3 स्टॉक में, 9 रुपये का लॉस हुआ। बट जो बाकी 15 स्टॉक बच गए ना, अगर मैंने वो स्टॉक इन सारे क्राइटेरिया के बेस पे लिए हुए तो वो 6 रुपये वाले पता नहीं कोई स्टॉक 12 हो जाएगा, कोई 20 हो जाएगा, कोई 30 भी हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट होगा बहुत ज्यादा होगा, जो लॉस होगा वो थोड़ा होगा। यही पैसा अगर आपने मान लो 100 में से 50 रुपए एक स्टॉक पे लगाया और वो 50% टूट गया तो वो लॉस कभी भी आप रिकवर नहीं कर पाओगे भाई। ये होती है इन्वेस्टमेंट की अप्रोच। इस टाइप से आप इन्वेस्ट करो भाई। घोड़ा भाग रखा ऊपर नहीं करना, नीचे करना है, कभी मार नहीं खाओगे। फिर आ गया जी टारगेट क्या लें। टारगेट का ऐसा है भाई, टारगेट आप किस बेस पे लो। कई चीजें होती है जिनका व्यू शॉर्ट टर्म है, वो एक अच्छी खासी रैली आ जाए 25-30% स्टॉक भाग जाए, निकाल लो भाई। नीचे स्पोर्ट से लिया, ऊपर यहां से, अब यहां से कोई ले और यहां आ जाए, निकाल लो भाई। फिर एक चीज आती है कि भाई आप चलो अपने पी रेशो के बेस पे। यहाँ पी रेशो आपका मान लीजिए 27-28 है। अगर ये पी रेशो ऊपर बढ़ने जैसे ही अर्निंग्स के बराबर यहाँ इस ब्लॉक जो ब्लू ब्लॉक है इसके आसपास आए टॉप पे, एग्जिट कर दो भाई। मतलब पी रेशो एक्सपेंड हो चुका काफी, अब एक करेक्शन मांगता है, एग्जिट कर लो भाई। ये होता है। या होते हैं भाई टाइम बेस्ड, कि आपको नेक्स्ट 4-5 साल तक इस सेक्टर में ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है कि भाई ऑटो सेक्टर में, इंफ्रा में गवर्नमेंट का फोकस भी है, मान लीजिए ऐसा सेक्टर पकड़ रखा है, उसमें आप नेक्स्ट 4-5 साल है तो आप बैठे रहो भाई। उसमें आप भी आएगा साइकिल, डाउन भी साइकिल आएगी, बैठे रहो। मल्टीबैगर स्टॉक्स तभी मिलेंगे आपको। तो ये आपकी अलग अलग भाई क्राइटेरिया, देखो कोई एक क्राइटेरिया नहीं है। एक क्राइटेरिया आता है कि भाई, अब एक क्वेश्चन भी आता है कि इंडिकेटर्स का क्या रोल है भाई। इंडिकेटर्स का रोल ऐसा है कि जैसे कुछ लोग यूज करते हैं भाई इन्वेस्टमेंट के लिए, ये जैसे 50 EMA है, सिंपल मूविंग एवरेज लगाओ या एक्सपोनेंशियल कोई भी लगाओ। 50 और 200 को यूज करते हैं लोग कि भाई 50 से अगर स्टॉक प्राइस अपसाइड जाता है, मान लो 15 अपसाइड कट किया तो बाई कर लिया भाई, ठीक है। और वो उसको राइड करते रहेंगे। जब कोई स्टॉक 50 से नीचे ब्रेक करेगा जिस दिन, उस दिन एग्जिट कर देंगे स्टॉक को। एक ये अप्रोच रहती है भाई, ठीक है। टॉप से मान लीजिए अभी मार्केट अपसाइड गई थी, किसी ने यहाँ टॉप से जिस दिन इसने नीचे ब्रेक किया, यहाँ उसने किसी ने सेल कॉल ले ली होगी भाई, फ्यूचर सेल कर दिया होगा। अब वो बैठे हैं, जिस दिन इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी उस दिन इसको एग्जिट कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एक अप्रोच तो इंडिकेटर बेस ये होती है भाई, ठीक है। इसको इन्वेस्टर भी यूज करते हैं अपनी एंट्री एग्जिट के लिए। अब एक अप्रोच आती है भाई 50 और 200 EMA, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। गोल्डन क्रॉस ओवर क्या है? ये 50 और 200 जब अपसाइड में कट होती है, तो उस टाइम पे कहा जाता है कि बाई कर लेना चाहिए। और जिस दिन ये 50 और 200 डाउन साइड में कट हो, अब देखो अब तक कब हुई है ये, जाके कई साल बाद यहां कट हुई है भाई, यहां इसको एग्जिट कर दो भाई, सेल कर दो। एक अप्रोच ये होती है भाई। ये अपॉर्चुनिटी लेकिन कई सालों में मिलती है। सिंपल आप एक 50 मूविंग एवरेज को पकड़ के और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसको यूज करो तो भी एक आपको एंट्री एग्जिट अच्छी मिलती है भाई। लेकिन ये चीज़ हमेशा बॉटम या टॉप से यूज करोगे मूविंग एवरेजेस को तो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। साइडवेज मार्केट, जैसे ये साइडवेज मार्केट और क्या, इसमें यूज करोगे तो इसमें ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होता रहेगा। एक चीज़ ये होती है भाई। बस भाई बहुत लंबी वीडियो बन गई, आई थिंक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ, वो शायद मैं हो सकता है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भाई अपडेट करूँ। जैसे मैं कुछ सेक्टर्स की स्टडी अब मैं आपको बोलूँगा, जैसे मैंने किया जैसे निफ्टी फार्मा। अब निफ्टी फार्मा का यहाँ चार्ट पकड़ना, ठीक है, और आप देखना कि टॉप से कितना करेक्शन इसमें आ चुका है भाई। देखो कितना करेक्शन इसमें आ चुका है। फिर आप जाना यहाँ पे निफ्टी फार्मा डालना भाई, निफ्टी फार्मा, देखो निफ्टी फार्मा
यहाँ से आपको क्या करना है, दो चीज़ें देखनी है। इसका पी रेशो आज कितना है और 5 साल और 10 साल के कंपैरिजन में ये पी रेशो कम है या ज़्यादा है। सेकंड, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू आज क्या है, और यहाँ मोर पे जाके प्राइस टू बुक वैल्यू चेक करो 4.8 10 का, ये 5 और 10 साल का P/B मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। ऐसे आप कुछ सेक्टर्स, यहाँ से सेक्टर्स देख लेना मेरी लिस्ट से, एफएमसीजी और सारे हैं, इनमें किस सेक्टर की वैल्यूएशन ठीक है। जो सेक्टर ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है, जिसमें अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, वहाँ आपको पैसा लगाना है। कौन से सेक्टर आप चूज करोगे मुझे बताना, कमेंट करके बताना कि कौन सा सेक्टर आपको सही लग रहा है, फिर मैं उस सेक्टर की स्टडी भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग फिर आप इस पे जाओ, जैसे फार्मा पे गए, नीचे से आप कंपनीज पे जाना, पी रेशो को आप करना, ये तो अपसाइड हो गया, एरो नीचे की साइड होनी चाहिए, मतलब सबसे लो पी का ये हो गया, फिर इससे पी रेशो से बढ़ते हुए सीरीज में आ जाएंगे। तो ऐसे में जिनका पी कम है, जिनका यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये बुक वैल्यू, यहाँ बुक वैल्यू इंडस्ट्री की बुक वैल्यू से यहाँ चेक करोगे कम है, उनको आप 2-4 को यहाँ डाल के स्क्रीन पे चेक करो कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स क्या है। तो ये आपको मैंने होमवर्क दिया है, प्लस में जो स्टॉक्स हैं मेरे पास, मैं सेक्टर वाइज कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो भी भाई आपको बताऊंगा। सो चलो इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। बताना वीडियो कैसी लगी, बहुत लंबी वीडियो भाई, पहली बार इतनी लंबी वीडियो बनाई है। चलिए, धन्यवाद।